हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में रिफ्रैक्शन पढ़ा था। रिफ्रैक्शन टॉपिक थोड़ा सा बच्चों को हो सकता है डिफ़िकल्ट जा रहा था, पर उसमें डिफ़िकल्टी वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो सब पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है वो देखा था। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वेलोसिटी। देन ऑप्टिकल डेंसिटी होती है हर एक मीडियम की। जब लाइट रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर एंटर करती है तो क्या फिनोमिनाज होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में कुछ बच्चों ने कहा था मैम स्नेल्स लॉ एक बार फिर से बता दीजिए, तो मैंने स्नेल्स लॉ कल की क्लास में फिर से बताया था। स्नेल्स लॉ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे पढ़ा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। उसके बाद मैंने आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फाइनल फार्मूला बताया था, एंड दैट फार्मूला इज़ दिस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर के एग्जाम्पल से मैंने बताया था साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इन वाटर। ये पूरा फार्मूला आपको याद रखना था। ये पूरे फार्मूले से आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो। इसके बाद हमने एक टॉपिक जो कल की क्लास में नया पढ़ा था वो हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये वाला डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से करना है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में मैंने एयर लिया था, एयर से फिर ग्लास, और ग्लास से फिर एयर में वापस आती है रे। एयर से जब कोई लाइट आ रही थी, यहाँ पे हमने नॉर्मल बनाया था, दिस इज़ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्योंकि रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही थी, इसलिए ये जो आने वाली रे ए बी थी वो एक्चुअली बी सी की जैसी हो गई, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई थी। सीधे जाना था, सीधे ना जाने की बजाय ये बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई थी। उसके बाद इस सरफेस पे फिर से रिफ्रैक्शन हुआ था जब मैंने यहाँ पे फिर से नॉर्मल बनाई थी, और ये सीधी चली जानी चाहिए थी पर बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई थी। ये पूरा एक ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन का डायग्राम था, जिसमें मैंने देखा था जो फाइनल जो स्टार्टिंग रे आ रही थी उसको यदि मैं सीधा ले आऊँ और जो फाइनल रे निकल रही है वो दोनों रे एक्चुअली एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और उनके बीच में एक डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको अपन कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? दिस डिस्टेंस एक्स एंड दिस इज़ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों रे आपस में पैरेलल होती हैं। ये हम कैसे प्रूव करते हैं? व्हेन दिस एंगल इज़ इक्वल्स टू दिस एंगल। तो जब दो सेम एंगल से कोई रे गिरती है तो वो दो रे आपस में पैरेलल होगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें यहाँ एंगल आई इज़ इक्वल्स टू एंगल ई प्रूव करना था। तो हमने यहाँ इस सरफेस के लिए पहले स्नेल्स लॉ लिखा था। तो इस सरफेस के लिए मैंने स्नेल्स लॉ लिखा था, साइन आई अपॉन साइन आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इस सरफेस के लिए एट फर्स्ट सरफेस। फिर एट सेकेंड सरफेस पे फिर से रिफ्रैक्शन था, तो यहाँ पे आ रहा था साइन आर अपॉन साइन ई इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। फिर सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया था, इसको रिवर्स किया। तो मैंने कल आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में बताया था, जब भी हम रिवर्स करते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास था, और क्योंकि मैंने इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर किया, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। अब क्योंकि इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फर्स्ट का LHS इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होंगे। तो मैंने यहाँ पे उन दोनों के RHS को इक्वल किया था। ये साइन आर से कैंसिल हो गया था, तो आ रहा था साइन आई इज इक्वल्स टू साइन ई। इसका मतलब होता है ये जब भी पॉसिबल है, यहाँ साइन से साइन कटता नहीं है। इसका मतलब होता है कि साइन ऑफ आई और साइन ऑफ ई जब भी इक्वल होगा जब ये आई और ये एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि दिस आई इज़ इक्वल्स टू ई। इसका मतलब होता है कि सी डी इज़ पैरेलल टू ए ई। तो कल मैंने आपको यहाँ पे ये पूरा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ा दिया था। आज मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बता देती हूँ एक दो, ताकि आप लोगों को ये और क्लियर हो जाए। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये वाला न्यूमेरिकल है। विथ रिस्पेक्ट टू एयर
विथ रिस्पेक्ट टू एयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइज इज, फर्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं जहाँ पे आइज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर हमको दिया हुआ है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइज विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू 1.31, ये हमको दिया हुआ है। एंड दैट ऑफ रॉक सॉल्ट, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू एयर हमको दिया है 1.54। हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू आइस। दिस इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू आइस। तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, जब हमको किसी भी चीज़ का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है, तो हम उसके एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, इनकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं। तो इनकी हेल्प से हम ये कैसे करेंगे, हम एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू आइस, मैंने बोला था यहाँ डायरेक्ट रिलेशन होता है। यदि यहाँ पे आर पहले है तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू एयर आएगा, और यहाँ पे आइस विथ रिस्पेक्ट टू एयर आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू एयर हमको दिया हुआ है 1.54, और यहाँ पे इसका दिया हुआ है 1.31। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आप कॉपी में सॉल्व करके देखिएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1.18। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू आइस इज 1.18। दिस इज योर आंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस इससे आते हैं, जैसे कि इसमें सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, सेकेंड न्यूमेरिकल में आप लोगों को बता रही हूँ। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज़ 2/3, इज़ 2/3। गेटिंग माई पॉइंट। आगे दिया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 4/3। ये हमको निकालना है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमको निकालना है। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा करने पे आ जाएगा। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को न्यूमेरिकल पता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल्स टू होता है 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। गेटिंग माई पॉइंट। या फिर मैं इसको ऐसा भी कह सकती हूँ, हाँ, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स होता है। तो यदि मैं यहाँ पे ये बोलूँ, ये मैं आपको समझा रही हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू होता है 1। मैं इसको ऊपर ले गई, यस और नो। तो आप इससे मैं आपको एक फार्मूला बता रही हूँ, उससे मैं आपको एक फार्मूला बताती हूँ। हम लोगों को यहाँ पता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम रिवर्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है जब हम x से y में जा रहे हैं और y से x में वापस आ रहे हैं, तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीपल हमेशा 1 होता है। गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं आप लोगों को जैसे ये बताती हूँ, अभी यहाँ पे इसका एक फार्मूला ये हो सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y
into refractive index of y with respect to z into refractive index of z with respect to x is equals to 1 होगा। ये भी आप याद रखिए। तो यहाँ पे x विथ रिस्पेक्ट टू y एंड y से z में और z से फिर वापस x में, तो इसका मल्टीपल हमेशा क्या होगा? 1 होगा। जब हम ये लूप होता है x टू y, y टू z, z टू वापस x, इट्स अ कंटिन्यूस लूप, तो उसका मल्टीपल हमेशा 1 होगा। ये बात आप याद रखिएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस फॉर्मूले से हम बिल्कुल सिंपल ये कर सकते हैं, एन एक्स टू वाई इज़ 2/3 इंटू वाई टू जेड इज़ 4/3। ये हमको निकालना है, दिस इज़ इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम सॉल्व करके ये निकालें तो दिस विल बी 9/8। इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। तो आप ये जितना ज़्यादा किसी बुक से देखेंगे उतने ज़्यादा आपको ये न्यूमेरिकल्स क्लियर होंगे। जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे न्यूमेरिकल कम आते हैं क्योंकि इस चैप्टर में बाकी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, बट इन रेयर केस ये न्यूमेरिकल आ सकता है बिकॉज इट इज़ योर पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो ये न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ये थोड़े से और हाई लेवल है, आप लोगों को बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट करके रखना है। एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 176 यहाँ पे हमारा होता है पूरा। आपको पेज नंबर 176 के क्वेश्चंस पूरे करके रखने हैं। मतलब हम एनसीईआरटी में पेज नंबर 176 तक पहुँच चुके हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी से मैच कीजिए, 176 तक का आपको पूरा ये चैप्टर आ जाना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? आज मैं आप लोगों को जो पढ़ा रही हूँ, आज की क्लास में जो हम लोग शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। ओके, तो आज मैं आप लोग को बता रही हूँ रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ा था जो कि एक सीधी सरफेस थी। अभी हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। स्फेरिकल सरफेसेस मतलब जो सरफेसेस कर्व्ड होती हैं। कैसी होती हैं? कर्व्ड होती हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली ऐसे हमारे पास स्फेरिकल सरफेस के थ्रू जो हमको रिफ्रैक्शन करना है उसमें हमारे 2 टाइप्स होते हैं। वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ लेंसेस। किसके थ्रू स्टार्ट करेंगे? लेंस। तो हमको स्फेरिकल थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेंस से। यहाँ पे 2 टाइप के लेंसेज होते हैं। एक होता है, फर्स्ट वन इज योर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो होता है रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, ये भी ओबेस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब यहाँ पे भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूरा ओबे होगा। ये भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या करता है? फॉलो करता है। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसके अलावा हमारे पास 2 टाइप के स्फेरिकल लेंसेज होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉन्वेक्स। एक हमारे पास होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक हमारे पास होता है कॉनकेव लेंस।
अब आप लोग याद रखिए, हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स भी पढ़े हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर भी पढ़े हैं। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कॉनकेव मिरर मैं आप लोग को वहाँ पे वो वाला पेपर भी रखती हूँ ताकि आप कंपैरेटिवली पढ़ें कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते कैसे हैं। ओके, तो जो हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किए थे मिरर्स वाले चैप्टर में, ये देखिए यहाँ मैंने आप लोगों को कॉनकेव मिरर ऐसा बताया था एंड कॉन्वेक्स मिरर ऐसा बताया था। गेटिंग माय पॉइंट? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर मतलब जिसमें रिफ्रैक्टिंग साइड केव होता है। यहाँ पे ये कॉन्वेक्स मिरर था। कॉन्वेक्स मिरर मतलब होता है आउटवर्ड साइड इज योर रिफ्लेक्टिंग साइड, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा होता है बेसिकली उसमें भी आउटवर्ड साइड ही ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो बेसिकली जो हमको कॉन्वेक्स लेंस क्लास 10th में पढ़ना है वो ये है, मतलब हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, तो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, हम लोग रेस कैसे जाएंगी? बल्जिंग साइड, मतलब ऑब्जेक्ट इज ऑन बल्जिंग साइड, ऑब्जेक्ट इज ऑन बल्जिंग साइड, उभरी हुई साइड की तरफ। तो कॉन्वेक्स मिरर में एक तरफ पॉलिश होती थी और बल्जिंग साइड पे ऑब्जेक्ट होता था। क्योंकि ये लेंस है, लेंस मतलब आप लोगों ने सबने देखा है ग्लास होता है, हम लोग के पास मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं जिससे हम देखते हैं। तो ये जो पूरा मटेरियल है दिस इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, और उसकी दोनों ही तरफ क्या होगी? उभरी होगी। तो बेसिकली दिस इज़ योर कॉन्वेक्स लेंस की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं? थिकर एट द सेंटर, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या होते हैं? बीच से मोटे होते हैं, थिकर एट सेंटर। गेटिंग माई पॉइंट? कॉन्वेक्स लेंस आर थिकर एट सेंटर। दूसरी चीज़ होती है थिनर एट एजेस, मतलब किनारे हमेशा पतले होंगे। थिनर एट एजेस। रिफ्रैक्टिव सरफेस, दोनों ही रिफ्रैक्टिव सरफेस कैसी हैं? बोथ रिफ्रैक्टिव सरफेसेस आर कॉन्वेक्स, दोनों ही रिफ्रैक्टिव सरफेस कैसी हैं? कॉन्वेक्स हैं। उसके बाद होता है कन्वर्जेस लाइट, याद रखिए कन्वर्जेस लाइट, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा लाइट को समेटता है। ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा यहाँ पे मिरर से डिफ्रेंशिएट करता है। कॉन्वेक्स लेंस लाइट को समेटता है, जबकि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर, वेयर एज कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। तो ये पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस जो हमको क्लास 10th में पढ़ना है वो कॉनकेव लेंस इस तरीके का दिखता है। कॉनकेव लेंस और भी होते हैं, मैं आपको बना के बताऊंगी, पर हमको इस तरीके का कॉनकेव लेंस पढ़ना है जिसमें दोनों ही स्फेरिकल सरफेसेस केव हैं अंदर की तरफ। गेटिंग माय पॉइंट? तो कॉनकेव लेंस के क्या क्या पॉइंट होते हैं? दे आर थिनर एट मिडिल, बीच से पतला होता है। थिनर एट सेंटर, मिडिल। थिकर एट एजेस, उसकी किनारी क्या होती हैं? काफ़ी मोटी होती हैं। बोथ रिफ्रैक्टिव सरफेसेस आर कॉनकेव, दोनों रिफ्रैक्टिव सरफेस कैसी हैं? कॉनकेव हैं। एंड लास्ट पॉइंट, दे आर डाइवर्जेस लाइट,
बेसिकली कॉनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। गेटिंग माई पॉइंट। कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। तो ये आपको लेंस और मिरर में कंफ्यूज नहीं होना है। मिरर के अंदर कभी भी लाइट एंटर नहीं करती है, मिरर से रिफ्लेक्शन होता है। लेंसेज में रिफ्रैक्शन होगा, लाइट एयर से ग्लास में जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो ये हमको दो टाइप के लेंसेज यहाँ पे पढ़ने हैं। यहाँ पे भी हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, यूजेस देखेंगे और फॉर्मूला देखेंगे, जैसा कि हमने सेम मिरर्स में देखा था। गेटिंग माई पॉइंट? उसके पहले तो अभी मैंने आपको ये कंपैरेटिवली बता दिया कि मिरर्स और लेंसेज में क्या अंतर होता है। मिरर्स रिफ्लेक्शन करते हैं, लेंसेज रिफ्रैक्शन करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं, दिस इज़ टू टाइप ऑफ लेंस। इसके अलावा आपको कई रेफरेंस बुक्सेस में अलग अलग टाइप के लेंसेज बना के दिखाए हैं। जैसे कि इस टाइप का यदि कोई लेंस है तो ऑब्वियसली ये बीच से मोटा है और एजेस से पतला है, तो ये कौन सा लेंस है? दिस इज़ कॉन्वेक्स, लेकिन ये बायो कॉन्वेक्स नहीं है, दिस इज़ प्लेनो कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर है? प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स क्यों है? क्योंकि इसकी एक सरफेस प्लेन और एक सरफेस स्फेरिकल है, इसलिए इसका नाम होता है प्लेनो कॉन्वेक्स। गेटिंग माई पॉइंट? उसी तरीके से एक मिरर और हो सकता है इस तरीके का, तो इसकी भी एजेस पतली हैं लेकिन बीच में से मोटा है, मतलब ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन ये कौन सा, क्योंकि इसकी एक एज कॉनकेव सरी की है तो इसको बोलेंगे कॉनकेवो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये कुछ तरीके के नाम हैं, आपको एडवाइज़र में भी दिए हैं और कई सारी बुक्स में भी दिए हैं। उसी तरीके से कॉनकेव लेंस की क्या पहचान है कि ये बीच से पतला होता है, बीच से क्या होता है? पतला होता है। तो एक इस तरीके का लेंस भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये लेंस बीच से पतला है तो ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। लेकिन क्योंकि इसकी एक तरफ प्लेन है इसलिए इसको बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस। गेटिंग माई पॉइंट? उसी तरीके से एक लेंस और हो सकता है, जैसे कि ये वाला। तो ये भी, इसकी भी एजेस मोटी हैं, बीच से पतला है, इसलिए ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। लेकिन क्योंकि इसकी एक सरफेस कॉन्वेक्स है और एक सरफेस कॉनकेव है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो बेसिकली ये चार आपको नाम पता होना चाहिए, ये आपको 10th में नहीं है, आपको 10th में जो भी पढ़ना है वो ये दो लेंसेज से पढ़ना है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो मैं ये दो लेंसेज के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ, इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इम्पॉर्टेंट टर्म्स दोनों लेंसेज में समझा दूंगी। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती है। ये कौन सा लेंस है? दिस लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस लेंस इज कॉनकेव लेंस। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इस लेंस का मिडिल होता है, बेसिकली उसको अपन कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं? द मिडिल ऑफ दिस टू, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। इसकी डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, बुक्स में लिखी हुई हैं। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? तो द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो सर्कल बन रहे हैं, ऑब्वियसली देखोगे तो ये एक सर्कल यहाँ पे पूरा होगा और इसका एक सर्कल यहाँ पे पूरा होगा। तो एक लेंस में दो सर्कल होते हैं,
इसलिए यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। एक लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है उसको अपन कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्योंकि इसका एक सर्कल यहाँ पे बन रहा है और एक सर्कल यहाँ पे बन रहा है, इसकी फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो फर्स्ट उसको यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, तो ये जो सेंटर होता है दिस इज C1, और ये जो दूसरे सरफेस का सेंटर होता है इसको बोलते हैं C2। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होते हैं, C1 एंड C2। गेटिंग माई पॉइंट। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे ये एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, ये दूसरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है, तो एक सेंटर यहाँ आएगा जिसको अपन कहेंगे C1, क्योंकि इसकी फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस सर्कल में है और इसकी सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहाँ है, इसलिए इसका ये सेंटर होगा C2। तो हर एक लेंसेज के पास यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दो होंगी। दिस इज़ R1 एंड दिस इज़ R2। ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं यहाँ पे सब कुछ। दिस इज़ R1 एंड दिस इज़ R2। दिस इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो यहाँ पे जो हम लोगों को पढ़ना है बेसिकली, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल सिमेट्रिक लेंस पढ़ रहे हैं। सिमेट्रिक लेंस मतलब इसकी दोनों सरफेस उतनी ही उभरी हुई हैं जितनी ये, इसलिए दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। दिस R1 इज़ इक्वल्स टू R2 इन योर केस क्लास 10th, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। हो सकता है एक सरफेस ज़्यादा उभरी हुई हो और एक सरफेस कम उभरी हुई हो, लेकिन ऐसा हम लोग को अभी क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। दिस इज़ R2 एंड दिस इज़ R1। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऑब्वियसली यहाँ पे फोकस भी होगा। फोकस जो इसका प्रिंसिपल फोकस होता है वो होता है ये OF। तो यहाँ ये आपकी हो गई फोकल लेंथ। कॉनकेव लेंस की यदि मैं बात करूँ तो कॉनकेव लेंस में दिस इज़ योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज़ योर ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज़ C1, दिस इज़ C2, सो दिस इज़ योर फोकस OF, दिस इज़ योर फोकल लेंथ। फोकस यहाँ पे हम क्यों नहीं बनाते? क्योंकि फोकस की डेफिनेशन से डिसाइड करते हैं फोकस क्या होता है। फोकस की डेफिनेशन ये होती है कि जब कोई इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि दो इंसिडेंट रे आ रही है, तो क्योंकि ये लेंस है यहाँ पे लाइट अंदर घुसेगी, मिरर्स में एंटर नहीं करती थी, यहाँ लेंसेस में लाइट अंदर एंटर करेगी और यहाँ पे ये कन्वर्ज हो जाएगी थ्रू अ पॉइंट कट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, और वो जो पॉइंट होगा जहाँ पे ये दो इंसिडेंट रे एक दूसरे को प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करेंगी, वो पॉइंट कहलाता है फोकस। गेटिंग माई पॉइंट? उसी तरीके से यदि कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस में यदि दो पैरेलल रेज आती हैं तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इस तरीके से कन्वर्ज नहीं होती हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट डाइवर्ज, ये ऐसी डाइवर्ज हो जाती हैं, फैल जाती हैं। यदि हम इन दोनों रेस को पीछे लाएं तो यह हमें प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे मिलती हुई नज़र आती हैं एंड दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड एज फोकस। इसलिए कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइवर्जिंग। और कॉन्वेक्स को क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग। क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग, क्योंकि ये पैरेलल आई हुई रेस को समेटता है। इट कन्वर्जेस द लाइट। जो पैरेलल लाइट गई थी वो सब यहाँ मिल गई,
लेकिन कॉनकेव लेंस में जो पैरेलल लाइट जा रही थी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फैल जाती हैं। अगर हम उसको पीछे लाएं तो वो एक पॉइंट से आती हुई नज़र आती हैं और वो पॉइंट होता है फोकस। तो बेसिकली दिस इज़ द वर्चुअल फोकस एंड दिस इज़ द रियल फोकस। रियल फोकस क्यों? क्योंकि यहाँ लाइट एक्चुअली लाइट मिल रही है। दिस इज़ द वर्चुअल फोकस क्योंकि ये पीछे की तरफ से आती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप किसी भी बुक से देखिएगा। ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस की डेफिनेशन, लेंसेज के लिए ये सब आप लोगों को लिखना है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो हम लोगों ने आज रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज देखा। 2 टाइप के लेंसेज होते हैं, दोनों लेंसेज को पहचानना हमने सीखा और फिर उन लेंसेज से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखी। कल मैं आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन बताऊंगी। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ फिज़िक्स का एक स्कोरिंग चैप्टर है, इसलिए हम भले ही टाइम लगे लेकिन हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो 2 या 3 क्लासेस और लग सकती हैं ये चैप्टर कंप्लीट होने के लिए। तो आप लोग बिल्कुल स्लो परफेक्शन के साथ पढ़िए, ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? थैंक यू सो मच।